प्रारंभिक। 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 1. यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कहा जा सकेगा। 2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 3. तारांकन। 3. यह 1947 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा। 2. परिभाषाएं इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो। क. समुचित सरकार से। आय. केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन 4 या किसी रेल कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले किसी उद्योग से संपृक्त अथवा किसी ऐसे नियंत्रित उद्योग से संपृक्त, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए। 6. या किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में 7 या 8, 9, 10, 11 कर्मकार नियोजन का विनियमन। अधिनियम 1948 का 9 की धारा 5 क के अधीन स्थापित डॉक श्रम बोर्ड या 12 कंपनी अधिनियम 1956 का 1 के अधीन बनाया गया और रजिस्ट्रीकृत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का 34 की धारा 3 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1948 का 46 की धारा 3 क के अधीन गठित न्यासी बोर्ड या कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 का 19 की क्रमशः धारा 5 क और धारा 5 ख के अधीन गठित केंद्रीय न्यासी बोर्ड और राज्य न्यासी बोर्ड। 13 या जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 का 31 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या 12 कंपनी अधिनियम 1956 का 1 के अधीन रजिस्ट्रीकृत तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड या निक्षेप बीमा और प्रत्यय प्रत्याभूति निगम अधिनियम 1961 का 47 की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय प्रत्याभूति निगम या भांडागारण निगम अधिनियम 1962 का 58 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट या खाद्य निगम अधिनियम 1964 का 37 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम या 2 अथवा 2 से अधिक समीपस्थ राज्यों के लिए धारा 16 के अधीन स्थापित प्रबंध बोर्ड या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 का 55 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 का 21 की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या निर्यात, उधार और प्रत्याभूति निगम लिमिटेड या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 का 53 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी वायु परिवहन सेवा अथवा बैंककारी या बीमा कंपनी, खान, तेल क्षेत्र, छावनी बोर्ड या 4 महापत्तन ऐसी किसी कंपनी जिसमें समादत शेयर पूंजी के 51% से अन्यून केंद्रीय सरकार द्वारा धारित है या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित ऐसे किसी निगम जो इस खंड में निर्दिष्ट निगम नहीं है या केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से संपृक्त औद्योगिक विवाद के संबंध में केंद्रीय सरकार तथा तारांकन
किसी अन्य औद्योगिक विवाद के संबंध में, जिसके अंतर्गत राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्रमुख उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियों और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्वशासी निकायों से संबंधित विवाद भी है, राज्य सरकार। परंतु ये कि किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में, जहां ऐसा विवाद पहली बार हुआ था, किसी ठेकेदार और ठेकेदार के माध्यम से नियोजित ठेका श्रम के बीच किसी विवाद के मामले में, समुचित सरकार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या ऐसी राज्य सरकार होगी, जिसका ऐसे औद्योगिक स्थापन पर नियंत्रण है। कक मध्यस्थ के अंतर्गत अधिनिर्णायक आता है। ककक औसत वेतन से उस मजदूरी का औसत अभिप्रेत है, जो कर्मकार को आय, ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे मासिक संदाय किया जाता है, उन 3 पूरे कैलेंडर मासों में। ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे साप्ताहिक संदाय किया जाता है, उन 4 पूरे सप्ताहों में। ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे दैनिक संदाय किया जाता है, उन 12 पूरे कार्य दिवसों में। संदेय थी, जो उस तारीख के पूर्ववर्ती हो, जिस तारीख को औसत वेतन संदेय हो जाता है, यदि उस कर्मकार ने, यथास्थिति, 3 पूरे कैलेंडर मास तक या 4 पूरे सप्ताह तक या 12 पूरे कार्य दिवस तक काम किया है, और जहां की ऐसी गणना नहीं की जा सकती वहां औसत वेतन की गणना उस मजदूरी के औसत के रूप में की जाएगी जो कर्मकार को, उस कालावधि के दौरान संदेय थी, जिसमें उसने वास्तव में काम किया। 7 ख अधिनिर्णय से किसी औद्योगिक विवाद के या तत्संबंधी किसी अन्य प्रश्न के संबंध में किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा किया गया अंतरिम या अंतिम अवधारण अभिप्रेत है, और धारा 10 क के अधीन किया गया मध्यस्थम पंचाट इसके अंतर्गत आता है। 8 खक बैंककारी कंपनी से बैंककारी कंपनी अधिनियम 1949 का 10 की धारा 5 में यथाप्रभाषित ऐसी बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है, जिसकी शाखाएं या अन्य स्थापन एक से अधिक राज्यों में हो और भारतीय निर्यात आयात बैंक 10, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 11-12, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 का 39 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। 13 बैंककारी कंपनी, उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 का 5 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक। 14 बैंककारी कंपनी, उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 का 40 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक और भारतीय स्टेट बैंक, समनुषंगी बैंक अधिनियम 1959 का 38 में यथा परिभाषित कोई भी समनुषंगी बैंक इसके अंतर्गत आते हैं। ग बोर्ड से इस अधिनियम के अधीन गठित सुलह बोर्ड अभिप्रेत है। गग बंदी से किसी नियोजन का स्थान या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बंद किया जाना अभिप्रेत है। घ सुलह अधिकारी से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी अभिप्रेत है। ग सुलह कार्यवाही से किसी सुलह अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है। 2 दंड नियंत्रित उद्योग से कोई ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। 3 तारांकन च न्यायालय से इस अधिनियम के अधीन गठित जांच न्यायालय अभिप्रेत है। 6 योजनाकार का अर्थ है आय। 4
केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए गए उद्योग के संबंध में, इस निमित्त विहित प्राधिकारी, या जहां की कोई प्राधिकारी विहित नहीं है, वहां विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है। किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से चलाए गए उद्योग के संबंध में, उस प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है। कार्यपालिका से किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, ऐसा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसे व्यवसाय संघ के कार्यकलाप का प्रबंध सौंपा गया हो। 6 तारांकन। किसी बोर्ड, न्यायालय या अधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति स्वतंत्र समझा जाएगा यदि वह ऐसे बोर्ड, न्यायालय या अधिकरण को निर्देशित औद्योगिक विवाद से या ऐसे विवाद से प्रत्यक्षतः प्रभावित किसी उद्योग से संसक्त नहीं है। 7 परंतु किसी भी व्यक्ति का केवल इसी तथ्य के कारण स्वतंत्र होना समाप्त नहीं हो जाएगा कि वह किसी ऐसी निगमित कंपनी का शेयरधारक है जो ऐसे औद्योगिक विवाद से संसक्त है या जिसका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, किंतु ऐसी दशा में वह समुचित सरकार को ये प्रकट करेगा कि उस कंपनी में उसके द्वारा धारित शेयर किस प्रकार के हैं और कितने के हैं। उद्योग से नियोजकों का कोई भी कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है, और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। से नियोजकों और नियोजकों के बीच का, या नियोजकों और कर्मकारों के बीच का, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच का ऐसा विवाद या मतभेद अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के नियोजन या अनियोजन से या नियोजन के निबंधनों या श्रम परिस्थितियों से संसक्त है। औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से ऐसा स्थापन या उपक्रम अभिप्रेत है जिसमें कोई उद्योग चलाया जाता है। परंतु जहां किसी स्थापन या उपक्रम में अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं, और ऐसे क्रियाकलापों में से केवल एक उद्योग है या कुछ क्रियाकलाप उद्योग हैं वहां यदि ऐसे क्रियाकलाप, जो एक उद्योग हैं, करने वाले स्थापन या उपक्रम की कोई यूनिट ऐसे स्थापन या उपक्रम की अन्य यूनिट या यूनिटों से पृथक्करणीय है, तो ऐसे यूनिट को एक पृथक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा। यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में किया जाने वाला प्रधान क्रियाकलाप या प्रधान क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप एक उद्योग है और ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसके किसी यूनिट में चलाया जा रहा अन्य क्रियाकलाप या अन्य क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप पृथक्करणीय नहीं है, और ऐसे प्रधान क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के चलाए जाने या चलाए जाने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति संपूर्ण स्थापन या उपक्रम या उसके यूनिट को एक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा। 2 बीमा कंपनी से बीमा अधिनियम 1938 का 4 की धारा 2 में यथाप्रभाषित ऐसी बीमा कंपनी अभिप्रेत है जिसकी शाखाएं या अन्य स्थापन एक से अधिक राज्यों में हो। खादी का वही अर्थ है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 का 6 की धारा 2 के खंड घ में है। श्रम न्यायालय से धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय अभिप्रेत है। कामबंदी से उसके व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित किसी नियोजक की किसी ऐसे कर्मकार को जिसका नाम उसके औद्योगिक स्थापन के मास्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नहीं की गई है, कोयले, शक्ति या कच्ची सामग्री की कमी के या स्टॉक के संचित हो जाने के या मशीनरी के ठप हो जाने के कारण या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारण से काम देने में असफलता, इनकार या असमर्थता अभिप्रेत है।
स्पष्टीकरण हर ऐसे कर्मकार के बारे में जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मास्टर रोल में दर्ज है और जो किसी दिन प्रसामान्य काम घंटों के दौरान उस समय जो तत्प्रयोजनार्थ नियत है औद्योगिक स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित होता है और नियोजक द्वारा उसे काम उसके ऐसे उपस्थित होने के 2 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है। ये समझा जाएगा कि उसकी इस खंड के अर्थ के अंदर उस दिन के लिए कामबंदी की गई है। परंतु यदि कर्मकार को किसी दिन की किसी पारी के प्रारंभ में काम दिए जाने के बजाय उससे कहा जाता है कि वह उस दिन की पारी के दूसरे अर्धभाग के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपस्थित हो और तब उसे काम दिया जाता है, तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसकी उस दिन के केवल आधे भाग के लिए कामबंदी की गई है। यह और कि यदि उसे इस प्रकार उपस्थित होने पश्चात भी ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता है, तो उसके बारे में यह न समझा जाएगा कि उसकी उस दिन की पारी के दूसरे अर्ध भाग के लिए कामबंदी की गई है और वह उस दिन के उस भाग के लिए पूरी आधारिक मजदूरी और पूरे महंगाई भत्ते का हकदार होगा। तालाबंदी से नियोजन स्थान का अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाना या काम का निलंबन या नियोजक का अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों में से कितने ही व्यक्तियों को नियोजन में लगाए रखने से इनकार करना अभिप्रेत है। 2. महापत्तन से भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 का 15 की धारा 3 के खंड 8 में यथाप्रभाषित महापत्तन अभिप्रेत है। खान से खान अधिनियम 1952 का 35 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड में यथाप्रभाषित खान अभिप्रेत है। राष्ट्रीय अधिकरण से धारा 7 ख के अधीन गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है। तारांकन पदाधिकारी के अंतर्गत किसी व्यवसाय संघ के संबंध में उसका कोई भी सदस्य आता है, किंतु इसके अंतर्गत लेखा परीक्षक नहीं आता। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। लोक उपयोगी सेवा से अभिप्रेत है। कोई भी रेल सेवा या वायु सेवा द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए कोई भी परिवहन सेवा। तारांकन किसी महापत्तन या डॉक में या उसके कार्यकरण से संबंधित कोई सेवा। किसी औद्योगिक स्थापन का ऐसा अनुभाग जिसके कार्यकरण पर उस स्थापन का या उसमें नियोजित कर्मकारों का क्षेम निर्भर करता है। कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा। कोई उद्योग जो जनता को शक्ति, रोशनी या जल का प्रदाय करता है। सार्वजनिक मलवहन या सफाई का कोई तंत्र। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा उद्योग जिसे समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो गया है कि लोकपात या लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उतनी कालावधि के लिए जितनी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, लोक उपयोगी सेवा घोषित करे। परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथमतः 6 महीने से अधिक की न होगी, किंतु उसे वैसी ही अधिसूचना द्वारा एक समय में 6 मास से अनधिक की किसी कालावधि के लिए समय समय पर उस दशा में बढ़ाया जा सकेगा जिसमें लोकपात या लोकहित में इस प्रकार बढ़ाया जाना समुचित सरकार की राय में अपेक्षित है। रेल कंपनी से भारतीय रेल अधिनियम 1890 का 9 की धारा 3 में यथाप्रभाषित रेल कंपनी अभिप्रेत है। छटनी से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यवसान अभिप्रेत है जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न किसी भी कारण से किया गया हो, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते। कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या
अधिवार्षिकी आयु का हो जाने पर कर्मकार की उस दशा में निवृत्ति जिसमें नियोजक और संयुक्त कर्मकार के बीच हुई किसी नियोजन संविदा में उस निमित्त कोई अनुबंध अंतर्विष्ट हो, अथवा नियोजक और संपृक्त कर्मकार के बीच हुई नियोजन संविदा के समाप्त हो जाने पर उसका नवीकरण न किए जाने या नियोजन संविदा में उस निमित्त अंतर्विष्ट किसी अनुबंध के अधीन ऐसी संविदा का पर्यवसान किए जाने के फलस्वरूप किसी कर्मकार की सेवा का पर्यवसान, या इस आधार पर कर्मकार की सेवा का पर्यवसान की उसका स्वास्थ्य बराबर खराब रहा है। समझौता से सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया समझौता अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए करार से अन्यथा नियोजक और कर्मकार के बीच हुआ कोई ऐसा लिखित करार आता है जिस पर उसके पक्षकारों ने ऐसी रीति से हस्ताक्षर किए हों जैसी विहित की जाए, और जिसकी एक प्रति समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को और सुलह अधिकारी को भेज दी गई हो। हड़ताल से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बंद कर दिया जाना या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित हैं या नियोजित रहे हैं काम करते रहने से या नियोजन प्रतिगृहीत करने से सम्मिलित रूप से इनकार करना या सामान्य मति से इनकार करना अभिप्रेत है। तारांकन व्यवसाय संघ से व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 का 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है। अधिकरण से धारा 7 के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन 10 मार्च 1957 के पहले गठित औद्योगिक अधिकरण आता है। अनुचित श्रम व्यवहार से पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यवहारों में से कोई व्यवहार अभिप्रेत है। ग्रामोद्योग का वही अर्थ है जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 का 61 की धारा 2 के खंड ज में है। मजदूरी से धन के रूप में अभिव्यक्त हो सकने वाला वह सब पारिश्रमिक अभिप्रेत है जो किसी कर्मकार को, यदि नियोजन के अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधनों की पूर्ति हो गई होती तो उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए काम की बाबत उसे संदेह होता, और इसके अंतर्गत आते हैं महंगाई भत्ता सहित ऐसे भत्ते जिनके लिए कर्मकार तत्समय हकदार है। किसी गृहवास सुविधा का या रोशनी, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख सुविधा के प्रदाय का या किसी सेवा का या खाद्यान्नों या अन्य वस्तुओं के रियायती प्रदाय का मूल्य। कोई यात्री रियायत विक्रय या काबार या दोनों के संवर्धन के लिए संदेह कोई कमीशन। किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं। कोई बोनस। किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में या कर्मकार के फायदे के लिए नियोजक द्वारा संदत्त या संदेह कोई अभिदाय। उसकी सेवा के पर्यवसान पर संदेह कोई उपदान। कर्मकार से कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत शिक्षु भी आता है अभिप्रेत है, जो किसी उद्योग में भाड़े या इनाम के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षणिक कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित, और किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के अधीन की किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युत या उन्मोचित कर दिया गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है, अथवा जिसकी पदच्युति, उन्मोचन या छंटनी किए जाने से वह विवाद पैदा हुआ हो, किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है जो वायुसेना अधिनियम 1950 का 45 या सेना अधिनियम 1950
1950 का 46 या नौसेना अधिनियम 1957 का 62 के अधीन हो, अथवा पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित हो, अथवा ई मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में नियोजित होना, या एव पर्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमास 10,000 रुपये से अधिक मजदूरी लेता हो, अथवा या तो पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के या अपने में निहित शक्तियों के कारण ऐसे कृत्यों का प्रयोग करता है जो मुख्यतः प्रबंधकीय प्रकृति के हैं। 2 का एक कर्मकार की पदच्युति आदि का भी औद्योगिक विवाद समझा जाना। 1 जहाँ की कोई नियोजक किसी कर्मकार को उन्मोचित या पदच्युत कर देता है या उसकी छंटनी कर देता है या उसकी सेवाएं अन्यथा पर्यवसित कर देता है, वहां ऐसे उन्मोचन, पदच्युति या छंटनी या पर्यवसान से संसिक्त या उद्भूत कोई विवाद या मतभेद जो उस कर्मकार और उसके नियोजक के बीच हो, इस बात के होते हुए भी कि न तो अन्य कर्मकार और न कर्मकारों का कोई संग उस विवाद में पक्षकार है, औद्योगिक विवाद समझा जाएगा। तारांकन 2 धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई कर्मकार जो उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट है, उस तारीख से जिसको उसने विवाद के सुलह के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया है, 45 दिन की समाप्ति के पश्चात उसमें निर्दिष्ट विवाद के न्यायनिर्णय के लिए श्रम न्यायालय या अधिकरण को सीधे आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर श्रम न्यायालय या अधिकरण को विवाद के संबंध में न्यायनिर्णय करने की शक्तियां और अधिकारिता ऐसे होंगी मानो वह समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसे निर्देशित किया गया विवाद हो और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे न्यायनिर्णय के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे समुचित सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए गए किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में लागू होते हैं। 3 उपधारा 2 में निर्दिष्ट आवेदन श्रम न्यायालय या अधिकरण को उपधारा 1 में यथाविनिर्दिष्ट पदभार मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा। अध्याय 2 इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारी। 3 कर्म समिति 1 ऐसे औद्योगिक स्थापन की दशा में जिसमें 100 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती 12 मासों में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, समुचित सरकार नियोजक से साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह नियोजकों के और उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों के प्रतिनिधियों की एक कर्म समिति विहित रीति से गठित करे, किंतु ऐसे की समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो। कर्मकारों के प्रतिनिधि उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों में से विहित रीति से और व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 का 16 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उनके व्यवसाय संघ से, यदि कोई हो, परामर्श करके चुने जाएंगे। 2 कर्म समिति का ये कर्तव्य होगा कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध सुनिश्चित करने और बनाए रखने के उपाय संप्रवृत्त करे और इस उद्देश्य से ऐसे मामलों पर, जिनमें उनका सामान्य हित है या जिनसे उनका सामान्य सरोकार है, टीका टिप्पणी करे और ऐसे मामलों की बाबत किसी भी तात्विक मतभेद का प्रशमन करने का प्रयास करे। 4 सुलह अधिकारी 1 समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने व्यक्तियों को, जितने वह ठीक समझे, सुलह अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करने और उनमें समझौता कराने के कर्तव्य से भारित किए जाएंगे। 2 सुलह अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए या एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए और या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। 5
सुलह बोर्ड। एक, समुचित सरकार। जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो, औद्योगिक विवाद का समझौता संप्रवृत्त करने के लिए सुलह बोर्ड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गठित कर सकेगी। 2. बोर्ड, अध्यक्ष और 2 या 4 अन्य सदस्यों से, जैसा भी समुचित सरकार ठीक समझे, गठित होगा। 3. अध्यक्ष स्वतंत्र व्यक्ति होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त व्यक्ति उसी पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। परंतु यदि कोई पक्षकार यथापूर्वोक्त सिफारिश विहित समय में करने में असफल रहे तो समुचित सरकार उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिन्हें वह उचित समझे। गणपूर्ति होने पर ऐसा बोर्ड, अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपनी सदस्य संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगा। परंतु यदि समुचित सरकार बोर्ड को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष या उसके किसी अन्य सदस्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं रह गई हैं, तो बोर्ड तक कार्य नहीं करेगा जब तक यथास्थिति नया अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं कर दिया जाता। 6. जांच न्यायालय। 1. समुचित सरकार, जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो, किसी औद्योगिक विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले की जांच के लिए जांच न्यायालय का गठन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगा। 2. न्यायालय एक स्वतंत्र व्यक्ति से या उतने स्वतंत्र व्यक्तियों से, जितने समुचित सरकार ठीक समझे, गठित हो सकेगा और जहां की कोई न्यायालय 2 या अधिक सदस्यों से गठित हो वहां उनमें से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। 3. विहित गणपूर्ति होने पर ऐसा न्यायालय अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपनी सदस्य संख्या में कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगा। परंतु यदि समुचित सरकार न्यायालय को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष की सेवाएं उपलब्ध नहीं रह गई हैं, तो न्यायालय तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर दिया जाता। 7. श्रम न्यायालय। 1. समुचित सरकार द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के पालन के लिए जैसे इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाएं, एक या अधिक श्रम न्यायालयों का गठन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी। 2. श्रम न्यायालय केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। 3. कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह 2. क. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो, अथवा ख. कम से कम 3 वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो, अथवा 3. तारांकन। घ. भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम 7 वर्ष तक धारण न कर चुका हो, अथवा तारांकन। अग. किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित श्रम न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक पीठासीन अधिकारी न रह चुका हो। च. ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त, केंद्रीय या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो, जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी है। परंतु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है, या 6. भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में 3 वर्ष का अनुभव न हो।
7 का अधिकरण 1 समुचित सरकार चाहे द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णय के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाएं। एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। 2 अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। 3 कोई भी व्यक्ति अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह क उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो अथवा कम से कम 3 वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो। ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी है। परंतु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है या ग भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका हो और उसके पास उस श्रेणी में 3 वर्ष का अनुभव न हो। 4 समुचित सरकार यदि वह ऐसा करना ठीक समझे अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिए 2 व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी। 7 ख राष्ट्रीय अधिकरण 1 केंद्रीय सरकार ऐसे औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए जिनमें केंद्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं या जो इस प्रकृति के हैं कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवादों में हितबद्ध होना या उनसे प्रभावित होना संभाव्य है। एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। 2 राष्ट्रीय अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। 3 कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो। 4 केंद्रीय सरकार यदि वह ऐसा करना ठीक समझे राष्ट्रीय अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिए 2 व्यक्तियों को असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगी। 7 ग श्रम न्यायालयों अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के लिए निरर्हताएं कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा और न बना रहेगा यदि का वह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है अथवा ख उसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। 7 घ पीठासीन अधिकारी की अर्हता सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 7 क की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अर्हता नियुक्ति पदावधि वेतन और भत्ते त्यागपत्र तथा पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा शासित होंगी। परंतु वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त पीठासीन अधिकारी का इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा मानो वित्त अधिनियम
2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवृत्त ही नहीं हुए थे। 8. रिक्तियों का भरा जाना यदि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में या बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष के या किसी अन्य सदस्य के पद में अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न कोई रिक्ति किसी भी कारण से हो जाती है, तो राष्ट्रीय अधिकरण की दशा में केंद्रीय सरकार और किसी अन्य दशा में समुचित सरकार किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियुक्त करेगी। और कार्यवाही उस प्रक्रम से, जब रिक्ति भरी जाती है, यथास्थिति श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण, बोर्ड या न्यायालय के समक्ष चालू रखी जा सकेगी। 9. बोर्ड आदि को गठित करने वाले आदेशों की अंतिमता। 1. समुचित सरकार का या केंद्रीय सरकार का कोई भी आदेश, जिससे किसी व्यक्ति की नियुक्ति, बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के रूप में या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में की गई है, किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष का कोई भी कार्य या कार्यवाही ऐसे बोर्ड या न्यायालय में किसी रिक्ति के या उसके गठन में किसी त्रुटि के अस्तित्व के आधार पर ही किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं की जाएगी। कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई भी समझौता केवल इस तथ्य के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा कि ऐसा समझौता यथास्थिति धारा 12 की उपधारा 6 में या धारा 13 की उपधारा 5 में निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात किया गया था। 3. जहां की बोर्ड के समक्ष की सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए किसी समझौते की रिपोर्ट पर बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सभी सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं, वहां ऐसा समझौता केवल इसी कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम के दौरान बोर्ड के सदस्यों में से, जिनके अंतर्गत अध्यक्ष आता है, कोई आकस्मिक अथवा अपूर्वकल्पित रूप में अनुपस्थित था। अध्याय 2 का तब्दीली की सूचना। 9 का तब्दीली की सूचना कोई भी नियोजक, जो किसी कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों में किसी ऐसे विषय की बाबत, जो चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, कोई तब्दीली करने की प्रस्तावना करता है। ऐसे कर्मकार को, जिस पर ऐसी तब्दीली का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, प्रस्तापित तब्दीली की प्रकृति की विहित रीति से सूचना दिए बिना अथवा ऐसी सूचना देने के 21 दिन के भीतर ऐसी तब्दीली नहीं करेगा। परंतु ऐसी कोई तब्दीली करने के लिए उस दशा में किसी भी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी जिसमें की तब्दीली किसी समझौते या अधिनिर्णय के अनुसरण में की गई है, अथवा वे कर्मकार, जिन पर उस तब्दीली का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स अर्थात मौलिक और अनुपूरक नियम, सिविल सर्विसेज, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, रूल्स अर्थात सिविल सेवा, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील, नियम, सिविल सर्विसेज, टेम्परेरी सर्विस, रूल्स अर्थात सिविल सेवा, अस्थायी सेवा, नियम, रिवाइज्ड लीव रूल्स अर्थात पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सर्विस रेगुलेशंस अर्थात सिविल सेवा विनियम, सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, रूल्स अर्थात रक्षा सेवाओं के सिविलियन, वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील, नियम, या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम, जो समुचित सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, लागू होते हैं। 9 छूट देने की सरकार की शक्ति जहां की समुचित सरकार की यह राय हो कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को या
किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के किसी वर्ग को धारा 9 क के उपबंधों का लागू होना उससे संबद्ध नियोजकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि इस प्रकार लागू किए जाने से संपृक्त उद्योग पर गंभीर प्रतिक्रिया होगी और यह कि लोकहित ऐसा अपेक्षित करता है, वहां समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उक्त धारा के उपबंध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के उस वर्ग को लागू नहीं होंगे या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। 3. अध्याय 2 ख शिकायत प्रतितोषण तंत्र 9 ग शिकायत प्रतितोषण तंत्र की स्थापना 1. ऐसे प्रत्येक औद्योगिक स्थापन में जिसमें 20 या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, व्यष्टिक शिकायतों से उद्भूत होने वाले विवादों के हल के लिए एक या अधिक शिकायत प्रतितोषण समिति होगी। 2. शिकायत प्रतितोषण समिति नियोजक और कर्मकारों से बराबर संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगी। 3. शिकायत प्रतितोषण समिति के अध्यक्ष का चयन नियोजक से और कर्मकारों में से आनुकल्पिक रूप में प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में किया जाएगा। 4. शिकायत प्रतितोषण समिति के सदस्यों की कुल संख्या 6 से अधिक नहीं होगी। परंतु यदि शिकायत प्रतितोषण समिति में 2 सदस्य हैं, तो यथासाध्य एक महिला सदस्य होगी और यदि सदस्यों की संख्या 2 से अधिक है, तो महिला सदस्यों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जा सकेगी। 5. इस धारा में किसी बात के होते हुए भी शिकायत प्रतितोपन समिति के गठन से उसी विषय के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक विवाद उठाने के कर्मकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 6. शिकायत प्रतितोषण समिति व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर 30 दिन के भीतर अपनी कार्यवाहियों को पूरा कर सकेगी। जो शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चय से व्यथित है, शिकायत प्रतितोषण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नियोजक को अपील कर सकेगा और नियोजक ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से 1 मास के भीतर उसका निपटारा करेगा और अपने विनिश्चय की एक प्रति संबंधित कर्मकार को भेजेगा। 8. इस धारा की कोई बात ऐसे कर्मकार को लागू नहीं होगी जिसके लिए संबंधित स्थापन में स्थापित एक शिकायत प्रतितोषण तंत्र है।